हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हर बार की तरह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आप जिस चैनल पर आए हैं वहां पर अभी आपको क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्या कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं। देखें, एमपी कांस्टेबल जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसका कंप्लीट फ्री बैच हमारे चैनल पर केवल आपको मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का, स्टैटिक जीके, ठीक है, जो आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, साइंस वगैरह है, वो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको वीएस क्लासेस के चैनल पर मिल रहा है मिशन कांस्टेबल 2026 के तहत। और इसमें इस बार हमारा नारा है अब की बारी वर्दी हमारी। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि अब की बारी वर्दी हमारी हमारा लक्ष्य है। जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं, जो जुड़ चुके हैं, उन्हें इस बार एमपी कांस्टेबल का जो परीक्षा है वो पास करना ही है और वर्दी सुनिश्चित करनी है। अब इस बैच के तहत, कंप्लीट फ्री बैच के तहत, आपको हम देते हैं कंप्लीट सिलेबस, डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स का एक्सेस मिलेगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, डाउट क्लासेस होंगे और साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा। ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर केवल और केवल मिलेंगी। अब मैंने आपको बोला पीडीएफ नोट्स का एक्सेस आपको मिलेगा, तो वो एक्सेस कहां से मिलेगा? ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो ये टेलीग्राम का है, ये इंस्टाग्राम चैनल का है। अगर आपको पीडीएफ और नोट्स का एक्सेस चाहिए है तो ये फ्री पीडीएफ और नोट्स आपको इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो वीएस क्लासेस के टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको जो भी पीडीएफ नोट्स का एक्सेस चाहिए है वो आपको दे दिया जाएगा। अब क्यूआर कोड इंस्टाग्राम वाले की बात कर लेते हैं। जब आप ये क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी एज वेल एज ट्रिक्स मिलेंगी। ट्रिक्स रिलेटेड टू रीजनिंग और मैथ्स, जो आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड, कि कैसे आप कुछ ट्रिक लगा करके कुछ चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, मैथ सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ साथ शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी। शॉर्ट वीडियोस रिलेटेड टू, जो भी शॉर्ट वीडियोस आपको मिलेंगी वो रिलेटेड होंगी करंट अफेयर से, जो छोटे बड़े चेंजेस हो रहे हैं भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जियोपॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल चेंजेस, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। इंटरस्टेट कोई कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, कोई नई स्कीम आ रही है, कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, कोई वर्डिक्ट है, सारी चीजें आपको शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएंगी इंस्टाग्राम के। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन है। ये हमारा ऑफलाइन कांटेक्ट है, ऑफलाइन कांटेक्ट है। जिन भी बच्चों को कोई क्वेरीज है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, या उन्हें ज्वाइन करना है क्लासेस को, या उन्हें क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो उनके लिए ये कांटेक्ट दे रही हूं मैं। आप इस कांटेक्ट पर या तो आप हमें डीएम कर दीजिए या तो कॉल कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा कांटेक्ट है, इस पे डीएम करिए या कॉल करिए, इस पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। पहुंच जाते हैं हमारे टॉपिक पर। आज जो मैं आपको स्टैटिक जीके के तहत पढ़ा रही हूँ, स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ा रही थी, जो कि भारत और विश्व के संदर्भ में था, जिसके तहत हमने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शुरू किया था और आज है भाग 4। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की शुरुआत की गई थी मेरे द्वारा और आज उसका भाग 4 है। लेक्चर नंबर है 20। लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर है 20, ठीक है। और इसके तहत आपको आज मैं पढ़ाऊंगी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सांस्कृतिक स्थलों के बारे में। क्या बताया मैंने? लेक्चर नंबर है 20 और यूनेस्को का जो आप पढ़ रहे हैं उसका भाग 4 है आज, ठीक है। और पार्ट है ये 7, याद रखिएगा पार्ट 7 है। इसके पहले अनुसंधान संस्थानों के बारे में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, ये आपको अलग अलग लेक्चर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो। आज 20वां लेक्चर है, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 8 जो सांस्कृतिक स्थल हैं, एलोरा और जो गुफाएं हैं, ठीक है, जो जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है,
जो हुमायूं का मकबरा, ठीक है, ये कुछ स्थल हैं 8 लगभग, वो आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आज वाला जो है कल्चरल हेरिटेज, ये उसका सेकंड पार्ट है, इसको मैं आपको आज कराने वाली हूँ, जिसमें आज आप पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहला रहेगा महाबोधि मंदिर परिषद, जो कि बोध गया बिहार में है। दूसरा आप पढ़ेंगे जंतर मंतर, जो कि जयपुर में है। तीसरा आप पढ़ेंगे रानी की वाव, ठीक है, ये तीसरा है। चौथा मैं आपको पढ़ाऊंगी धौलावीरा के बारे में। पांचवा आप जानेंगे चराईदेव मोईदाम या फिर मोईदाम बोलते हैं जिसे। और छठा आपको आज मैं पढ़ाऊंगी शांति निकेतन के बारे में। ये कुछ यूनेस्को विश्व धरोहर है, जिसके बारे में जो करंट अफेयर है वो भी आपको मैं बताऊंगी। ये कुछ स्थल हैं जो आज आप पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में करंट अफेयर, कुछ फैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगी। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, जो आ सकते हैं एमपी कांस्टेबल की परीक्षा में, ठीक है। तो ये आपको मैं कराने वाली हूँ। इसके बाद जब हमारा ये साइट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम दूसरे, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनेस्को 3 भागों में वर्गीकृत किया है अलग अलग साइट्स को, जिसमें नेचुरल, कल्चरल और मिक्स्ड साइट्स हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, जो प्रकृति, जिसे ह्यूमन ने बनाया है, नेचुरल, फिर उसके बाद से हम कल्चरल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं आज के पहले टॉपिक पर। ये हमारा पहला टॉपिक है, जो है बोधि मंदिर। ये कहां पर है, ये है बोध गया बिहार में। ये हमारा पहला टॉपिक है, जिसे यूनेस्को ने 2002 में अपनी साइट में शामिल किया है। हम पढ़ रहे हैं बोध गया बिहार का महाबोधि टेम्पल, जो कि 2002 में यूनेस्को ने इसे अपनी साइट में शामिल किया था। स्थान है बोध गया बिहार। नदी, अगर किस नदी के तट के किनारे है तो आप बोलेंगे निरंजना नदी, जो कि आज का आधुनिक नाम क्या है, इसका आधुनिक नाम है फल्गु, ठीक है, ये इसका आधुनिक नाम है। अब इस महाबोधि टेम्पल के बारे में कुछ बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बातें हैं जो जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात है बोधि वृक्ष। देखिए, ये जो महाबोधि टेम्पल आपको दिख रहा है, इसके पीछे जो है आपको महाबोधि वृक्ष मिलेगा। अगर आप इसके मध्य में देखेंगे बीच में, तो आपको एक बहुत बेहतरीन चबूतरा मिलेगा। तीसरा आपको चंक्रमण मिलेगा, यानी उसके उत्तर दिशा में, इस मंदिर का जो ये फ्रंट है, इसके उत्तर दिशा में आपको चंक्रमण मिलेगा, जहां पर बुद्ध ने वॉकिंग मेडिटेशन किया था। तो इसकी पूरी चीजें एक बार विस्तार से जानिए। मैंने क्या बताया आपको बोधि वृक्ष के बारे में। ये वो वृक्ष है जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनते देखा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के पहले उन्हें सिद्धार्थ पुकारा जाता था, और यहीं पर बैठ करके बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी ध्यान लगाने के बाद से। इस कारण से इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसने जो सिद्धार्थ है उनका सफर ज्ञान प्राप्ति तक देखा है, और इसी वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इस कारण से इसे बोधि वृक्ष बोला जाता है। 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जहां बुद्ध ने ध्यान लगाया था। ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। और यहाँ पर याद रखिएगा, एक शासक रहे हैं जिसने इस वृक्ष को कटवाया था, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म का विस्तार और बौद्ध धर्म नहीं पसंद था। इस कारण से उन्होंने इसे कटवाया भी था। उस शासक का नाम था राजा शशांक, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने आपको, राजा शशांक। ये वो शासक रहे हैं जिन्होंने इस वृक्ष को कटवाया था, क्योंकि उन्हें बोधि वृक्ष नहीं पसंद था। तो ये मंदिर के पीछे हिस्से की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो कि मध्य की बात करता है, जो कि आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर जब आएगा तो आपको अकबर का भी नाम याद आना चाहिए, क्योंकि अकबर को भी लाल बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा पसंद था। और अब जो हम बात कर रहे हैं महाबोधि टेम्पल की, वहां पर चंक्रमण है उत्तर दिशा में, वृजासन की बात कर रहे हैं हम। मध्य में वृजासन है, जिसका क्या मतलब है, अशोक द्वारा स्थापित करवाया गया लाल बलुआ पत्थर का चबूतरा है। सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताती हूँ। ये
अपने समय के क्रूर शासकों में गिने जाते थे, लेकिन एक युद्ध के दौरान, कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। जब उन्होंने जंग लड़ी, वो जंग जीत तो गए, वो युद्ध में ऐसे शासक थे जो जीत जाया करते थे और कलिंग के युद्ध में भी वो जीत गए। लेकिन ऐसा बोला जाता है और मान्यताएं हैं कि जीतने के बाद से जब उन्होंने पीछे पलटकर मैदान देखा और वहां पर एक बूढ़ी महिला थी, उसने पूछा अशोक से कि आपने ये क्या किया। जब उन्होंने पूरा मैदान जब देखा तो उस खून से लथपथ केवल लोग पड़े हुए थे और उस बुढ़िया जो व्यक्ति है उसका शब्द जो था उनके अंत तक साथ चला और उसके कारण उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए और शास्त्रों की शिक्षा ली। तो यहाँ से अशोक का जो है कलिंग युद्ध के बाद से हृदय परिवर्तन होता है और वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं। और उसके बाद ही उन्होंने क्या किया था, इस मंदिर के मध्य में एक लाल बलुआ पत्थर का चबूतरा बनवाया था, जहां पर भगवान बुद्ध क्या किया करते थे, ध्यान किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। ठीक है, पृथ्वी का नाभि केंद्र, ठीक है, इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र या सेंटर बोला जाता है अर्थ का। अब आते हैं इसके उत्तर दिशा की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मंदिर का उत्तर दिशा है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, उसके दूसरे सप्ताह में जो बुद्ध हैं वो यहाँ पर वॉकिंग मेडिटेशन यानी चलते हुए वह ध्यान लगाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ से वॉकिंग मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है जिसे चंक्रमण, ठीक है, चंक्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के दूसरे सप्ताह का पैदल ध्यान मार्ग था ये। बहुत बड़ी विडंबना की भी बात है कि एक व्यक्ति जो सिद्धार्थ था, जिसने धर्म को सर्वोपरि ना मान करके इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माना और बाद में उन्हें ही भगवान का दर्जा दे दिया गया, जिन्हें आज भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चंक्रमण उत्तर दिशा में है। अब ये जो मंदिर है ये ईंटों से निर्मित शुरुआती बौद्ध मंदिर है। ठीक है, जब आप उस समय की बात करेंगे, ठीक है, तब पत्थर, चूने और गारे से जो है बड़ी बड़े ढांचे और इमारतें बनाई जाती थी। लेकिन ईंटों से बना हुआ, ईंटों से जो भी इमारतें बनती थी उनमें से एक था ये मंदिर, जो ईंटों से बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत है, आप आज भी जाकर के देख सकते हैं। अशोक 3rd सेंचुरी बीसी से गुप्त काल 5th से 6th सेंचुरी तक निर्माण हुआ है इसका। यानी अशोक जब 3rd सेंचुरी में थे तब से लेकर के गुप्त काल तक इस मंदिर का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम फैक्ट है। शासक जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया, मैंने आपको बताया राजा शशांक ऐसे शासक थे जिन्होंने बोधि वृक्ष कटवाया था। दूसरा, पुनर्स्थापन या इसको वापस से बनवाने का काम सर अलेक्जेंडर कनिंघम और जेडी बेगलार ने किया था। जो ये मंदिर था इसकी हालत थोड़ी बहुत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि 6th सेंचुरी 3rd सेंचुरी का था। तो उस समय जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्होंने और एक और व्यक्ति जेडी बेगलार ने मिल करके इसे वापस से संवारा था। तो ये भारत का जो यूनेस्को साइट है उसकी अगर काउंटिंग करते हैं तो ये 23वां स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थलों में भारत की तरफ से शामिल किया गया है। क्या बोला मैंने, 2002 में जो शामिल किया गया है वो 23वां स्थल है विश्व धरोहर स्थलों की अगर बात करते हैं तो आज का जो पहला टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। दूसरे की बात कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक है और ये बात करता है जंतर मंतर के बारे में। ठीक है, जंतर मंतर की अगर हम बात करें तो ये स्थित है जयपुर में। ये विश्व धरोहर स्थलों में 2010 में शामिल किया गया था। भारत में जो जंतर मंतर है जयपुर में, उसे 2010 में यूनेस्को के साइट में शामिल किया गया था। राजस्थान में स्थित है और निर्माता है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। निर्माता कौन है? महाराजा सवाई सिंह द्वितीय। अब यहाँ पर एक बात जानिए, जब पूरा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है उसके पहले ये जो शब्द है इसके बारे में समझिए। जंतर का मतलब होता है उपकरण। ठीक है, क्या बताया मैंने? जंतर का मतलब होता है उपकरण और यहाँ पर मंतर का मतलब निकाला गया गणना करना, यानी एक ऐसा उपकरण जिससे किसी चीज की गणना की जाती हो उसे बोला गया जंतर मंतर।
शाब्दिक अर्थ ये निकलता है। अब यहाँ पर देखिए, जो राजा थे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, वो केवल एक शासक और राजा नहीं थे, वो अपने समय के सबसे बेस्ट मैथमेटिशियन थे। साथ ही साथ उन्हें एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान था और आर्किटेक्चरल नॉलेज में उनका टॉप नॉच का था। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूं, पहले देखिए कुछ चीजें, क्या क्या मैंने आपको बताया। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ आपको पता चला। ठीक है, क्या शाब्दिक अर्थ है इसका? उपकरण के माध्यम से कुछ गणना करना। फिर हमने जो इसके निर्माता हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो महाराजा सवाई का नाम आता है द्वितीय। अब ये केवल शासक नहीं थे, शासक के साथ साथ ये एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था इन्हें, और साथ ही साथ आर्किटेक्चरल नॉलेज भी बहुत अच्छा था। सॉरी, आर्किटेक्चरल नॉलेज जो था वो भी बहुत बेहतरीन था। अब ये सारी जो बातें हैं आपके जानने योग्य इसलिए हैं क्योंकि जो जंतर मंतर है वो बनवाया है महाराजा जय सिंह ने, और इनका ये कहना था कि जब ये क्या करते थे, जब अगर हम उस समय की बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी का स्रोत क्या था, हमारे पास टेलीस्कोप नहीं थे, सैटेलाइट्स नहीं थे, तो कोई भी ऐसा ढांचा या कोई बर्तन पीतल का उसका इस्तेमाल करके जो है खगोलीय ज्ञान या फिर खगोलीय ज्ञान जो है या एस्ट्रोनॉमी का जो ज्ञान है वो लिया जाता था। लेकिन वो जो मटेरियल होता था उसके घिस जाने से हमें एक्यूरेट नॉलेज नहीं मिल पाती थी उसकी, या एक्यूरेट अनुमान जो है वो नहीं लगाया जाता था। तो उस समय, जिस समय कोई सैटेलाइट, कुछ भी ऐसा उपकरण नहीं था जिससे हम खगोलीय ज्ञान पा सके, हम अंतरिक्ष के बारे में, ग्रहों के बारे में, तारे, चांद, सूर्य, इनकी गति और स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने क्या किया था, चूने और पत्थर का एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार करवाया था। और उस ढांचे पर जब सूर्य की परछाई पड़ती थी तो उसे प्राकृतिक घड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और उसे से जो सारे ग्रह हैं, अंतरिक्ष है, सूर्य, तारे, चांद, इन सब की जो गति और स्थिति है उसका अनुमान लगाया जाता था। और इसी कारण मैंने आपको बताया कि ये एक शासक नहीं थे बल्कि बहुत अच्छा इनको आर्किटेक्चरल नॉलेज था और एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया है। यहां पर लिख देती हूं मैं जंतर मंतर। अब खगोलीय वेधशाला, खगोलीय वेधशाला एक ऑब्जर्वेटरी होगी जहां पर यही ग्रहों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में पूरा ज्ञान या रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी जो है वो धूप घड़ी, ठीक है, जिसे नेचुरल वॉच बोलते हैं, वो इन्होंने ही बनवाया था जयपुर में, जयपुर के जंतर मंतर में, जहां पर सूर्य की किरणें जब पड़ती थी तो वो पूरा समय बताती थी। अब महाराजा जय सिंह द्वारा निर्मित 5 वेधशालाएं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी हैं उनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला उन्होंने बनवाया था दिल्ली में, सबसे पहला था जो 1724 में इन्होंने बनवाया था। दूसरा है जयपुर का, जो सबसे बड़ी वेधशाला है जो जयपुर में स्थित है, जंतर मंतर। तीसरा जो है वो एमपी स्पेशल है, ये उज्जैन में स्थित है। जो तीसरी वेधशाला है खगोलीय वेधशाला वो एमपी के उज्जैन में स्थित है, जिसे जीवाजी वेधशाला भी बोला जाता है। चौथे की बात करें तो चौथा स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और पांचवा जो था वो अभी नष्ट हो चुका है, जो स्थित था मथुरा में। सन 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस क्रांति में इसकी हालत बहुत ज्यादा बर्बर हो गई थी, कोई ध्यान देने वाला नहीं था, तो ये जो है वेधशाला ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। तो हम जब पढ़ेंगे तो 5 पढ़ेंगे, लेकिन नष्ट हो जाने के कारण जब ऑप्शन में 4 पूछेगा तो आप 4 ही टिक करेंगे।
अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में मैंने आपको बता दिया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो जंतर मंतर स्थित है उसे क्या बोला जाता है, उसे जीवाजी वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा दूसरा जो साइट था वो कंप्लीट होता है जिसे 2010 में शामिल किया गया, जंतर मंतर। अब आ जाते हैं रानी की वाव। रानी की वाव, अब इसे कब शामिल किया गया था? इसे 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया, जिसका स्थान है पाटन, गुजरात में। गुजरात में स्थित है रानी की वाव, और ये समझिए सीढ़ी नुमा कुछ मंजिलें हैं, 7 मंजिलें यहाँ पर शामिल हैं। ये उल्टे मंदिर की तरह है, इन्वर्टेड टेम्पल के रूप में डिजाइन किया गया है, यानी ऊपर से चौड़ा है लेकिन नीचे जाते जाते ये नुकीला होते जाता है। ठीक है, तो इसे इन्वर्टेड टेम्पल के रूप में डिजाइन किया गया है। मारू गुर्जर वास्तुकला, मारू गुर्जरा स्टाइल में किया गया है। इसका मतलब क्या है? जहां पर बारीक नक्काशी की जाती हो, बहुत ही बारीक नक्काशी जहां पर की जाती होगी जिस इमारत में, उसे मारू गुर्जरा वास्तुकला बोला जाता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे रानी की वाव गुजरात में जो स्थित है, वहां पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है और भगवान विष्णु की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 7 मंजिल की इमारत है। अब निर्माता कौन है इसकी? निर्माता है रानी उद्यमती, सोलंकी वंश की थी और राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में इसे बनवाया गया था। बनवाया किन्होंने था? रानी उद्यमती ने बनवाया था, सोलंकी वंश के थे, और राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में याद में उन्होंने ये रानी की वाव बनवाया था। यहाँ पर 800 से ज्यादा मूर्तियां स्थित हैं, बनवाई गई हैं, और मुख्य मूर्तियों में भगवान विष्णु की सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई जाती हैं, उनके दशावतार की और अप्सराओं की मूर्तियां बनवाई गई हैं, और नाग कन्याएं भी बनवाई गई हैं। ये इसका पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर एक स्पेशल फैक्ट है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, वो है 100 का जो नोट डिमोनेटाइजेशन के बाद से आया, उस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 100 के नोट पर लेवेंडर के नोट के पीछे रानी की वाव अंकित की गई है। ये जो लेवेंडर कलर में है, इसी के पीछे ये रानी की वाव का ही इमेज आपको दिखेगा। ये हमारा तीसरा साइट जो था वो होता है कंप्लीट। हमारी तीसरी साइट है, आज की तीसरी साइट है वर्ष 2021 में जिसे शामिल किया गया, जिसे 40वां स्थान बोला जाता है, वो है धौलावीरा। ये हमारा आज का चौथा स्थल है जो 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जो कि 40वां स्थल है। स्थान है इसका खादिर बेट, खादिर बेट कच्छ की रण। ठीक है, खादिर बेट में ये स्थित है। और धौलावीरा की जब हम स्पेशलिटी की बात करते हैं, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ये इसको ढूंढा गया था, ये पूरा महानगर, और 3000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक ये पूरी सभ्यता मौजूद थी। अब यहाँ पर स्पेशलिटी क्या थी धौलावीरा की? जब आप सारा नगर नियोजन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, तो उस समय आपको दिखेगा कि नगर जो नियोजन था वो दो भागों में था, दुर्ग और निचला टीला, यानी जो उच्च होंगे और निचला या मध्यम टीला बोला जाता था, ये 2 भागों में बटा था। लेकिन पूरी सभ्यता में धौलावीरा इकलौता ऐसा था जहां पर नगर नियोजन 3 अलग अलग भागों में बांटा गया था। धौलावीरा में कैसा कैसा था? जो सबसे ऊपर आता था वो था सिटाडेल, जिसे दुर्ग बोलते हैं, तीसरा था मध्यम नगर जिसे मिडिल टाउन बोला जाता था, और आखिरी था निचला नगर जिसे लोअर टाउन बोला जाता था। अब इसे त्रिस्तरीय आप बोल सकते हैं नियोजन, त्रिस्तरीय नगर नियोजन, जिसे ट्रिपर्टाइट डिवीजन भी बोलते हैं। अब दुर्ग का मतलब जो उचला टीला था, वहां पर क्या था? वहां पर जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासक हैं, वो रहा करते थे। दूसरा जो मध्यम नगर है, वहां पर व्यापारी रहा करते थे और सैनिक रहा करते थे। जो सबसे निचला लोअर टाउन है, वहां पर आम जनता रहा करती थी, मजदूर और कृषक वगैरह रहा करते थे।
ये त्रिस्तरीय नियोजन आपको केवल और केवल इस सभ्यता के धौलावीरा नगर में देखने मिलेगा और इसे शामिल किया गया है 2021 में। ठीक है, अब यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? जल प्रबंधन। यहाँ पर जो आपको जल निकाय या वाटर स्टोरेज का जो आपको प्रणाली मिलेगा वो सबसे ज्यादा उन्नत है। आप कब की बात कर रहे हो? 3000 बीसी की बात कर रहे हो। डैम्स वगैरह तो आज बनाए जाते हैं, उस समय बहुत बड़ी बड़ी जो है ना जलाशय बनाए जाते थे वाटर को स्टोर करने के लिए, जो आज भी जब खुदाई हुई है तब ये सारी चीजें वैसी की वैसी मिली हैं। ठीक है, तो जो जल प्रबंधन है वो बहुत ज्यादा उम्दा था। दुनिया की सबसे उन्नत जल संचयन प्रणाली, 16 बड़े जलाशय मिले हैं। दूसरा, साइन बोर्ड, 10 बड़े बड़े अक्षरों वाले अनूठा जो सिंधु शिलालेख है वो यहाँ पर मिला है, साइन बोर्ड मिला है उस समय। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मल्टी पर्पस स्टेडियम मिला है, जहां पर हो सकता है वो लोग कोई फंक्शन करते हो, ठीक है, वहां पर कोई जंग होती हो, कुश्ती लड़ते हो, तो मल्टीपर्पज स्टेडियम भी मिला है। दुनिया के सबसे पुराने बहुउद्देशीय मैदान के साक्ष्य धौलावीरा से ही मिले हैं। ये कुछ स्पेशल जो है स्पेशलिटी थी धौलावीरा की। अब इसकी खोज किसने की थी? धौलावीरा की जो हमारा 40वां स्थल है भारत का, उसकी खोज की थी जेपी जोशी ने 1967 से 68 के बीच में, ये बोला जाता है। और इसका विस्तृत उत्खनन जो है वो करवाया था आर एस बिष्ट ने 1990 में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसकी खोज की थी जेपी जोशी ने और उत्खनन करता जो है वो आर एस बिष्ट है। 1990 में करवाया गया था उत्खनन का कार्य। ये चौथा स्थल था जो कि कंप्लीट होता है। अब हमारा जो पांचवा स्थल है उसे बोला जाता है चराईदेव मोइदम, जो कि स्थित है असम में। चराईदेव मोइदम जो है वो 43rd साइट है जो इंडिया से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, 2024 में इसे शामिल किया गया था। स्थान है चराईदेव असम में और इसे बोला जाता था चराईदेव मोइदम। और उस समय राजवंश कौन सा था? अहोम राजवंश था। और ये जो राजवंश था ये हिंदू सभ्यता अपनाने से पहले अहोम राजवंश पर या अहोम सभ्यता पर ही पूरी जो है अपनी बिलीव्स रखता था। और उस समय जो अहोम राजवंश था वो शवों को दफनाने पर ज्यादा भरोसा और यकीन रखते थे, और इसी कारण हमें इस चराईदेव मोइदम के साक्ष्य मिले हैं। चराईदेव मोइदम बेसिकली क्या है? ये एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, ठीक है, ग्रेवयार्ड है, जहां पर जो एलीट क्लासेस के होते थे या बड़े जो लोग होते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो मिट्टी और पत्थर के टीले बनवाए जाते थे उनके ग्रेवयार्ड पर। और इसे असम का पिरामिड भी बोला जाता है, असम का पिरामिड भी बोला जाता है। लेकिन फर्क बस एक है कि ये जो पिरामिड है ये त्रिकोणीय होता था और ये गोलाकार होता है। असम का जो चराईदेव मोइदम है वो गोलाकार होता है। ठीक है, ये बेसिक जो है डिफरेंस है। शाही शमशान भूमि, ब्यूरेड माउंट्स बोलते हैं इसे। ताई अहोम समुदाय की अंत्योष्टि परंपरा यहीं पर होती है और पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है जिसको आज भी बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं असमवासी, और यहाँ पर पूजा वगैरह भी होती है। ये हमारा जो आज का पांचवा और आखिरी था साइट में वो कंप्लीट होता है। एग्जाम फैक्ट एक चराईदेव मोइदम से बच गया है। चराईदेव की स्थापना अहोम साम्राज्य के पहले राजा चाओलुंग सुक्फा ने 1253 में अपनी पहली राजधानी के रूप में की थी। जो अहोम राजवंश है उनकी बहुत सालों तक जो ये असम है वही राजधानी रही। भले बाद में राजधानियां बदली गई अहोम राजवंश के द्वारा, लेकिन जो सबसे ज्यादा पवित्र स्थल या जिससे बहुत ज्यादा मान्यता और भावनाएं जुड़ी थी वो चराईदेव ही था, असम का चराईदेव ही था। और लौट कर बाद में यही आए हैं सारे जो भी अहोम राजवंश के लोग थे। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा स्थल था और ये यहीं पर कंप्लीट होता है। क्या क्या 5 चीजें आपने पढ़ ली, एक बार रिवीजन देख लीजिए। सबसे पहले आपने बिहार बोध गया का महाबोधि टेम्पल पढ़ा। उसके बाद से मैंने आपको पढ़ाया जयपुर राजस्थान का जंतर मंतर। फिर आपने पढ़ा है
रानी की वाव जो कि गुजरात पाटन में है। चौथा स्थल हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा जो त्रिस्तरीय नगर नियोजन था जहां पर। फिर हमने आखिरी पढ़ा है असम का चराईदेव मोइदम। ये पांचवा स्थल है जो आज का कंप्लीट होता है। एक और स्थल हमारा रह जाता है जिसे बोला गया है शांति निकेतन। शांति निकेतन ये बनवाया गया था देवेंद्रनाथ एवं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, इसे 41वां स्थल आप बोल सकते हैं क्या, 41वां स्थल ही है जिसे यूनेस्को ने 2023 में भारत की तरफ से विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। स्थान है इसका वीरभूम, पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन। संस्थापक मैंने आपको बताया देवेंद्रनाथ एवं रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब यहाँ पर ये जानिए कि शांति निकेतन एक आश्रम है। ठीक है, सबसे पहली चीज 1863 में आश्रम की स्थापना की गई देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। 1901 में प्राचीन गुरुकुल प्रणाली पर आधारित स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर ने ये आश्रम के तौर पर देवेंद्रनाथ ने इसकी स्थापना की थी शांति निकेतन की। बाद में 1901 में जा करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे एक गुरुकुल प्रणाली पर इसे आधारित किया, यानी जो भी बच्चे थे वो बंद कमरों में चार दीवारों के अंदर नहीं पढ़ के प्रकृति के बीच बैठ करके पढ़ते थे, खुले आसमान के नीचे। ठीक है, तो गुरुकुल प्रणाली पर स्थित किया गया इसे। बाद में 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। इसी जगह पर आज विश्वविद्यालय विश्व भारती नामक स्थित है शांति निकेतन। अब यहाँ पर होता क्या था, आप आश्रम बोलिए, गुरुकुल बोलिए या विश्वविद्यालय बोलिए, यहाँ पर दर्शन फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जाता था कि वैश्विक मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी मानव दुनिया में हैं, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, मानव हैं, वो सब बराबर हैं, ये सिखाया जाता था यहाँ पर। और प्रकृति के सानिध्य में ये लोग कला शिक्षा लेते थे, यानी प्रकृति से जुड़ करके उसके बीच रह करके पूरा एजुकेशन इनका कंप्लीट होता था उस समय। प्रमुख केंद्र यहाँ पर कला भवन है यहाँ का, जो नंदलाल बोस, राम किंकर बैज की कर्मभूमि भी है, और कांच मंदिर है यहाँ पर, और उत्तरायण परिसर भी है। ये यहाँ का प्रमुख केंद्र है शांति निकेतन का। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था जो सच में कंप्लीट होता है। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। स्थलों की बात कर लेते हैं, वर्ष, राज्य और मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहले हमने आज पढ़ा है महाबोधि मंदिर जो कि 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो कि 23वां स्थल था। राज्य है बिहार, और मुख्य बिंदु क्या है, बोधि वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। राजा शशांक जो है उन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, और ब्रजासन यहाँ पर मिलेगा जहां पर उन्होंने बैठ करके ध्यान लगाया था। एक चबूतरा है, लाल बलुआ पत्थर के द्वारा बनवाया गया है सम्राट अशोक के द्वारा। दूसरा हमने जंतर मंतर के बारे में पढ़ा। जंतर मंतर एक उपकरण मान लीजिए जो गणना करता है खगोलीय ज्ञान की, जिसे 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया, और ये स्थित है राजस्थान जयपुर में। 19 उपकरण है यहाँ पर। 5 वेधशालाएं बनवाई गई हैं राजा सवाई जयसिंह के द्वारा। 5 वेधशालाएं उज्जैन में जो स्थित है मध्य प्रदेश में, उसे जीवाजी वेधशाला भी कहते हैं। तीसरा जो है वो है रानी की वाव। 2014 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को में, स्थित है गुजरात में, और सोलंकी वंश के दौरान इसे बनवाया गया था। और रानी की वाव जो है वो 100 के नोट पर चित्रित है, और 7 मंजिला इमारत ये है। चौथा आपने पढ़ा धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित है। 2021 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। स्थित है गुजरात में। त्रिस्तरीय शहर नियोजन आपको मिलेगा। जो भी सभ्यताएं मिली हड़प्पा और सिंधु घाटी की, उस समय आपको 2 स्तरीय नगर नियोजन मिलेगा, लेकिन धौलावीरा त्रिस्तरीय था। और यहाँ पर 16 जलाशय मिले हैं, और साइन बोर्ड तक मिला है 3000 BC, उस समय की 3000 BC की बात हो रही है। 5वां है शांति निकेतन। 2023 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, स्थित है पश्चिम बंगाल में। टैगोर ने इन्हें बनवाया था, और विश्व भारती आज
1921 के बाद से आज ये विश्वविद्यालय विश्व भारती के नाम से स्थित है। कला भवन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जहां पर ह्यूमनिज्म को सर्वोपरि माना गया है। छठा जो हमने पढ़ा वो है चराइदेव मोइदम। ये एक कब्रिस्तान है जो असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 2024 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये स्थित है असम में। अहोम राजवंश के द्वारा बनवाया गया था और असम के पिरामिड के नाम से इसे जाना जाता है। ये हमारे 6 के 6 जो साइट्स हैं वो आज कंप्लीट होते हैं। इसके पहले मैंने आपको 8 और आज 6, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले इसका उत्तर सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं लगातार बोल रही हूँ कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने। आप लोग जो लोग भी पढ़ रहे हैं पढ़िए और उत्तर दीजिए। प्रश्न है 100 के भारतीय नोट के पीछे छपा रानी की वाव किस राज्य में स्थित है और इसे किस राजवंश के समय बनवाया गया था। अभी आपने लास्ट में रिवीजन किया है, ठीक है, कौन सा वंश था और कहाँ है ये बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जो 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। जो आपने स्थल पढ़ा है आज उसी पर ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्या वो लोथल था, क्या वो कालीबंगा था, क्या वो धौलावीरा था या वो राखीगढ़ी था। तीसरा प्रश्न है आज का, वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चराइदेव मोइदम का संबंध भारत के किस राज्य से है। स्टेट आपको बताना है कौन से स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या मेघालय। आज का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित जीवाजी वेधशाला यानी जंतर मंतर मध्य प्रदेश के किस राज्य में स्थित है। मैंने आपको जंतर मंतर राजस्थान जयपुर के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो जंतर मंतर है वो कहाँ स्थित है, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन या इंदौर। कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा आपको आंसर, ठीक है, जिससे हमें समझ में आए कि आप पढ़ भी रहे हैं। पर्सनली टेक्स्ट करने से आंसर नहीं मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि क्या इसका उत्तर है। यहाँ पर आपका जो स्थल है वो कंप्लीट होता है। आपने आज देखिए कौन सा कंप्लीट किया है, जो हमारे सांस्कृतिक स्थल थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बच जाते हैं प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल पढ़ेंगे और उसके बाद से सिर्फ एक जो हमारे देश में है मिक्स्ड साइट, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से जल्दी, जिसमें विश्व धरोहर स्थल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, मिशन कांस्टेबल के तहत आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसका आंसर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, जब शेयर करेंगे तो उन्हें भी बेनिफिट होगा, क्यों अकेले अकेले आपको पढ़ना है ना, साथ में पढ़िए, लोगों को शेयर करिए वीडियो। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।